हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मीनाक्षी सिसोदिया और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक इमाइल दुर्खिम की। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में अगस्त कॉम्टे के बारे में अध्ययन किया था और मैंने बताया था कि अगस्त कॉम्ट जो थे वो फादर ऑफ सोशोलॉजी कहे जाते हैं। उन्होंने सोशोलॉजी को एक लाने का कार्य किया। उसी प्रकार इमाइल दुर्खिम ने इसको इस्टेब्लिश करने का कार्य किया। तो इन्हें क्या कहा जाता है? द ग्रैंडफादर ऑफ सोशोलॉजी। इमाइल दुर्खिम एक बहुत बड़ा नाम है समाजशास्त्र विषय में, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी और बताया कि कैसे ये समाज से रिलेटेड थ्योरीज हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनके जीवन परिचय से। इनका जन्म, इमाइल दुर्खिम का जन्म, इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 को हुआ। स्थान था फ्रांस का एपिनल शहर। इनकी मृत्यु 1917 को पेरिस में हुई। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या था जो ये इतना ज़्यादा चीज़ों से इफेक्टेड हुए और इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज को दिया। तो जानते हैं कि कैसी इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि थी जिसके आधार पर इन्होंने थ्योरीज को हमारे सामने प्रस्तुत किया। दुर्खिम की सामाजिक पृष्ठभूमि। सामाजिक पृष्ठभूमि नंबर 1 है विज्ञान का विकास हो रहा था। नंबर 2 है धर्म के प्रभाव का ह्रास हो रहा था। नंबर 3 औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम सामने आ रहे थे। नेक्स्ट है व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंध कमजोर हो रहे थे। व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंध कमजोर हो रहे थे। नेक्स्ट है सामाजिक एकता में कमी आ रही थी। नंबर 1 है विज्ञान का विकास हो रहा था। उस वक्त जो है, देखिए, जैसे हम अगर सेकंड नंबर को देखें, धर्म के प्रभाव का ह्रास हो रहा था, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। उस वक्त धर्म से बहुत ज्यादा हटना चाहते थे। ये कहते थे कि धर्म ने बहुत ज्यादा व्यक्तियों को उलझा के रखा है, हमारी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है या हमारा जो आर्थिक विकास है वो ही नहीं हो पा रहा, तो हम जिएंगे कैसे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि धर्म से धीरे धीरे किनारा करना शुरू कर दिया
और विज्ञान की तरफ वो बढ़ने लगे। जो विद्वान लोग थे उन्होंने लेख लिखने शुरू किए, उन्होंने बहुत सारे कृतियों को ऐसा लिखा जिनसे व्यक्तियों को एक ऐसा अवसर मिला कि वो आगे बढ़ सकें और धीरे धीरे वो प्रगति की तरफ और विकास की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे। धर्म की जैसे बात की इन्होंने, तो धर्म में क्या था, आडंबर बहुत ज़्यादा था उस वक़्त, तो लोग वहाँ से हटना शुरू हो गए। तो जिससे क्या हुआ, धर्म का जो प्रभाव था उसका ह्रास होने लगा और विज्ञान का विकास होने लगा। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम सामने आ रहे थे। देखिए, औद्योगिक क्रांति के परिणाम इसलिए सामने आ रहे थे क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था थी वो छिन्न-भिन्न हो गई थी, धार्मिक व्यवस्था थी वो सारी बिगड़ गई थी, आर्थिक रूप से लोग कमज़ोर हो गए थे, तो उस चीज़ का जो रिज़ल्ट था वो अब सामने आ रहा था। तो ये जो चीज़ थी ये कहीं न कहीं इनको मजबूर की कि क्यों ना मैं सोसाइटी को डेवलप करने की कोशिश करूँ और मैं सोसाइटी को ऊँचा उठाकर लोगों के जीवन स्तर को भी उच्च बनाऊँ। नेक्स्ट है व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंध कमज़ोर हो रहे थे। उस वक़्त क्या था कि जो इंसान था वो रिलेट नहीं कर पा रहा था सोसाइटी और राज्य के साथ में। वो ये सोच रहा था कि मैं जी ही लूँ, यही मेरे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वहाँ सारी जो व्यवस्था थी आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक या हम कहें सामाजिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो गई थी। तो वो ये सोच रहा था कि मैं अपना पेट भर लूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है, मैं राज्य के बारे में क्या सोचूँ। तो उस बॉन्डिंग के कमज़ोर होने से भी इनके दिमाग में ये चीज़ें आई कि सोसाइटी के साथ में बॉन्ड क्रिएट होना चाहिए व्यक्तियों का, जिससे समाज में जो है वो डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है सामाजिक एकता में कमी आ रही थी। देखिए, ये भी इसी चीज़ से रिलेट करते हैं कि सामाजिक एकता में जब कमी आ रही थी तो लोग जो है वो अलग-अलग दिशाओं में भाग रहे थे, जिससे समाज कहीं न कहीं छिन्न-भिन्न हो रहा था, वहाँ की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो रही थी। इन सबको देखते हुए दुर्कहेम ने ये विचार प्रस्तुत किए कि क्यों ना मैं समाज को एक संगठित रूप से जोड़ने का प्रयास करूँ और कोशिश करूँ कि समाज जो है वो उच्च स्तर तक पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने कौन-कौन से अपने सिद्धांत दिए और फिर हम उनकी चर्चा करते हैं। इमाइल दुर्कहेम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया, जिसमें बताया कि जो आत्महत्या है वो एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि एक सामाजिक समस्या है। इन्होंने बताया कि लोग जो हैं वो सुसाइड किस कारण की वजह से करते हैं या क्या उसके पीछे ऐसे रीज़न्स होते हैं जो व्यक्ति मजबूर होता है सुसाइड करने के लिए। नेक्स्ट इन्होंने सामाजिक तथ्यों का सिद्धांत दिया कि सामाजिक तथ्य किस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करते हैं या क्या उनका उद्देश्य है। नेक्स्ट है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कि सामूहिक प्रतिनिधित्व किस तरह से सोसाइटी में रिलेट करता है व्यक्तियों के जीवन के साथ में, ये इन्होंने बताया। विसंगति की अवधारणा इन्होंने दी। धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत भी इन्होंने दिया। जैसे हमने देखा कि अगस्त कॉम्टे ने धर्म को मानवता के धर्म के रूप में देखा, उसी प्रकार जो यहाँ दुर्कहेम है उन्होंने धर्म को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा और बताया कि धर्म का किस तरह से रोल है हमारे सभी के जीवन में, कैसे हमें धर्म जो है वो मिला-जुला कर रखता है, कैसे बॉन्डिंग बना कर रखता है सोसाइटी में धर्म, तो उसका क्या रोल है वो भी हमें ये बताएंगे। नेक्स्ट है सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत। इसमें दुर्कहेम ने बताया कि किस तरह से समाज में श्रम का विभाजन होता है और कैसे व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर जो श्रम है उसको करते हैं और कैसे व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे से चलाते हैं। तो ये सारी थ्योरीज जो हैं जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि दुर्कहेम के सिद्धांत में क्या-क्या दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इमाइल दुर्कहेम के आत्महत्या के सिद्धांत से। दुर्कहेम का आत्महत्या सिद्धांत कैसे आया, कब आया और इसमें क्या कहा गया, तो चलिए हम इसकी चर्चा शुरू करते हैं। दुर्कहेम की ये तृतीय कृति थी द सुसाइड। क्या थी? द सुसाइड, जिसमें इन्होंने आत्महत्या को परिभाषित किया और बताया कि आत्महत्या एक सामाजिक समस्या है और इन्होंने ये सिद्धांत जो है वो 1897 में दिया अपनी इस पुस्तक में, जो 1897 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने बताया कि
पहले क्या था, जो लोगों के मन में विचार था कि आत्महत्या जो है वो एक व्यक्तिगत समस्या है, जबकि इन्होंने बताया कि ये एक व्यक्तिगत समस्या ना होकर ये एक सामाजिक समस्या है और समाज जो है इसके लिए उत्तरदायी होता है। इन्होंने बताया कि जो हमारा आत्महत्या का सिद्धांत है, वो बताता है कि लोग किस कारण की वजह से आत्महत्या करते हैं, क्या रीज़न होते हैं उनके पीछे और कैसे हमें उनसे बचना चाहिए। समाज में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है, उसे प्रेरणा मिलती है, यानी कुछ ऐसी पावरफुल एनर्जी होती है जो लोगों को डिसाइड करने के लिए देती है कि हाँ, आप सुसाइड कर लीजिए। लेकिन देखिए, ये शक्तियाँ संपूर्ण समाज में विद्यमान होती हैं, लेकिन ये असर उन्हीं व्यक्तियों पर करती हैं जो इससे इफ़ेक्टेड होना चाहते हैं। तो ये जो समस्या है, ये बहुत गंभीर समस्या है सुसाइड की। इन्होंने इसको कैसे डिफाइन करा एक परिभाषा के रूप में, चलिए हम जानते हैं। परिभाषा, ये किसकी परिभाषा है? इमाइल दुर्खिम की। शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती हैं, जिसके भावी परिणाम को यानी मृत्यु को वह जानता है। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा है कि आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती हैं, जिसके भावी परिणाम यानी मृत्यु को वह जानता है। ये कहना चाह रहे हैं इस डेफिनेशन में कि जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसे पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने आप को शूट कर लूँ या मैं पॉइजन खा लूँ या फिर मैं किसी नदी में छलांग लगा लूँ, इस कृत्य के करने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि जो भावी उसका परिणाम है वो उसको अच्छे से जानता है और उसके बाद भी वो इस कार्य को करता है। इसे कहते हैं आत्महत्या, यानी कि जो जानबूझकर किया जाने वाला कृत्य है जिसके भावी परिणाम को मनुष्य जानता है, उसे आत्महत्या कहते हैं। आत्महत्या जो समाज है उसके लिए एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि जो सोसाइटी है हमारी वो ये सोचती है, इनका जो कहना है वो ये कहना है कि वो ऐसा सोचती है कि ये एक व्यक्तिगत समस्या है, जबकि दुर्खिम कहते हैं कि व्यक्तिगत समस्या ना होकर एक सामाजिक समस्या है और इसे हमें सामाजिक आधार पर देखना चाहिए। यानी मनुष्य जो है वो जानता है कि जो भी मैं कृत्य कर रहा हूँ उसका जो रिजल्ट होगा वो एक
मृत्यु के रूप में होगा, यानी मेरे जीवन का खुद का अंत हो जाएगा, और फिर भी वो इस कृत्य को करता है। तो ये समाज के लिए एक बहुत गंभीर समस्या है, जो समाज सोचता है कि ये हमारी खुद की समस्या ना होकर ये उस पर्सनल इंसान की समस्या है। जबकि दुर्खिम कहते हैं कि ये एक व्यक्तिगत समस्या ना होकर ये संपूर्ण समाज की समस्या है, जो व्यक्ति सुसाइड करता है। क्योंकि समाज में ही ऐसे शक्तिशाली तत्व होते हैं जो उसे प्रेरणा देते हैं सुसाइड करने के लिए। और हम सब जो लोग हैं, हम भी खुद अगर हम एक व्यक्तिगत रूप पे सोचें, तो हम भी ये सोचते हैं कि उस इंसान ने यदि आत्महत्या की है तो वो या तो खुद बीमार होगा, या वो पागल होगा, या उसके दिमाग में कुछ ऐसा ही एक विचार उत्पन्न हुआ होगा जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। जबकि ऐसा नहीं होता। ये जो एक आत्महत्या की समस्या है, ये एक संपूर्ण समाज इसके पीछे एक कारण होता है, और इस कारण को हम जानेंगे कि क्या इसकी विशेषताएं हैं आत्महत्या की, और कैसे इस आत्महत्या को इन्होंने डिवाइड किया है, कितने पार्ट्स में, सभी चीज़ों को हम एक-एक करके जानेंगे। तो चलिए इसकी विशेषताओं को जानते हैं पहले। इसकी विशेषताओं में इन्होंने बताया कि जो आत्महत्या है, वो कई तरीके से की जाती है। उसे हम प्रत्यक्ष रूप में भी जान सकते हैं, उसे सकारात्मक रूप में भी, या हम नकारात्मक और अप्रत्यक्ष रूप से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 है आत्महत्या आत्महत्या स्वयं की क्रिया का परिणाम। आत्महत्या जो है वो खुद की क्रिया का परिणाम है। हमें इसके टाइटल से ही समझ आ रहा है, क्योंकि देखिए जो आत्महत्या लोग करते हैं वो खुद इस कार्य को करते हैं, अपने जीवन का अंत स्वयं करते हैं। और इसको देखिए हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी व्यक्ति है, उसे पता है कि मैं, मान लीजिए मैं अपने आप को शूट कर लेता हूँ, या मैं पॉइज़न खा लेता हूँ, या फिर मैं कहीं से ऊँचे पहाड़ से छलांग लगा देता हूँ, या कोई ऐसा कृत्य कर दूँ, फांसी लगा लूँ। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सकारात्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं, या प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे सामने घटित होती हैं। हमें पता होता है कि इनका रिज़ल्ट जो होगा, वो निश्चित रूप से मृत्यु ही होगा। इसके अपोज़िट इसका दूसरा पक्ष है, वो कहता है कि नकारात्मक या अप्रत्यक्ष रूप जो है इसका, उसमें व्यक्ति क्या करता है, अन्न त्याग देता है, जल त्याग देता है, और सोचता है कि मैं अगर इनको त्याग दूँगा तो धीरे-धीरे मेरा जो बॉडी है वो वीक हो जाएगी और मेरे शरीर का अंत हो जाएगा। या फिर हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को पता है कि इस नहर में पानी थोड़ा है, उसे पानी थोड़ा दिखाई दे रहा है, और वो ये सोचता है मैं नहाने के लिए इसमें जंप कर लूँ। उसने जंप किया, उसके दिमाग में ये था कि वहाँ पानी कम है, लेकिन जैसे ही उसने जंप किया, तो वहाँ जाकर उसको स्थिति का पता चला कि इसमें पानी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। जितना मैंने सोचा था उसके स्तर से कई गुना ज़्यादा पानी है। यानी उसके जो माइंड की स्थिति है वो तुरंत चेंज हो जाती है, और उसे पता चलता है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा इसमें पानी था। तो इस तरह की जो घटना होती है या आत्महत्या होती है, उसे हम नकारात्मक या अप्रत्यक्ष रूप से मानते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, जानबूझकर सोच विचार कर किया जाने वाला कृत्य। नंबर 2 है जानबूझकर सोच विचार कर किया जाने वाला कृत्य। दुर्खिम कहते हैं कि जो आत्महत्या है, व्यक्ति जानता है पहले से, उसके माइंड में सेट होती हैं चीजें कि जो मैं अब करने जा रहा हूं उसके बाद मेरी मृत्यु निश्चित होगी, यानी कि मुझे पता है कि थोड़े ही समय बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे अनशन पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं कि अनशन पर बैठे हैं और कह देते हैं कि हम इतने दिन तक अन्न नहीं लेंगे या जल नहीं लेंगे।
जबकि वो जानते हैं कि जब तक बॉडी में पानी और भोजन नहीं जाएगा तो बॉडी वीक होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे जो मृत्यु है हम उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। या हम देखें सैनिकों का उदाहरण, तो सैनिकों को भी पता होता है कि मान लीजिए वो कहीं युद्ध में जा रहे हैं तो उन्हें पता होता है कि अगर हम लड़ाई में जा रहे हैं तो हमारे हो सकता है गोली भी लग जाए या हमारी मृत्यु हो जाए, लेकिन फिर भी वो वहां उस कृत्य को करने के लिए जाते हैं। तो ये जो है आत्महत्या, ये सोच विचार कर जानबूझकर किया जाने वाला कृत्य है। दुर्गम ने अनशन करने वाले और जो सैनिक हैं इन दोनों को ही आत्महत्या की श्रेणी में रखा है, क्योंकि ये कहते हैं कि इनको पता है, इनका इरादा जो है वो ये है कि हम जब भी ये कार्य करेंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित होगी। तो चलिए नेक्स्ट इसकी विशेषता को जानते हैं। नंबर 3, अपनी क्रिया के भावी परिणाम से परिचित होता है। दुर्खिम बताते हैं कि जो भी व्यक्ति सुसाइड करने वाला होता है उसको पता है कि मेरे इस कृत्य का रिजल्ट क्या होगा, या मैं इस कार्य को कर रहा हूं तो मृत्यु के रूप में मेरे को वो रिजल्ट मिलेगा, या मेरे परिवार को जो रिजल्ट मिलेगा वो मेरी मृत्यु के रूप में मिलेगा, और फिर भी वो उस कृत्य को करने में लीन रहता है। तो ऐसा दुर्खिम कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, आत्महत्या आत्मघाती क्रिया है का परिणाम है। तुर्की कहते हैं कि जो सुसाइड है वो आत्मघाती क्रिया का परिणाम है, यानी कि खुद को हम आघात पहुंचाते हैं, ये एक ऐसी क्रिया है। और दुर्खिम बताते हैं कि इन्होंने 11 देशों का अध्ययन किया था, जो यूरोप के 11 देश हैं उनमें फ्रांस भी था, इटली भी था, सोरोस्को भी था, और मतलब इन्होंने 11 देशों का अध्ययन किया और बताया कि कैसे वहाँ जो लोग हैं वो सुसाइड करते हैं और क्या उसके पीछे रीज़न होते हैं कि वो सुसाइड करते हैं। इन्होंने बताया कि जो लोग हैं वहाँ वो सुसाइड करने की जो उनकी दर रहती है वो ऊपर नीचे होती रहती है, बहुत एक माइनर तरीके से, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उनके सुसाइड करने की स्थिति में। लेकिन जैसे ही सोसाइटी में बहुत बड़े चेंजेस आने शुरू होते हैं तो उसी तरह से जो आत्महत्या की दर है वो भी एक बड़े स्तर पर ऊपर नीचे होने लगती है। तो इन्होंने अपनी विशेषताओं में इसको बताया कि किस प्रकार की क्रिया है। तो आज की क्लास में हमने जाना कि दुर्खिम ने कौन कौन सी थ्योरीज दी और कैसे उन्होंने आत्महत्या को परिभाषित किया, उसके अर्थ को मैंने आपको बताया कि कैसी उस वक्त सामाजिक पृष्ठभूमि रही और इनकी जो आत्महत्या का सिद्धांत है उसकी विशेषताएं क्या थी। तो चलिए जो अन्य चीजें हैं हम उनकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।